नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। राजधर्म में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। देखिए, धर्म की चर्चा तो हर कोई करता है, लेकिन राजधर्म की चर्चा नहीं होती और इसीलिए हमारे शो का नाम है राजधर्म। और हमारा मकसद भी है, मकसद ये है कि हर मुद्दे को राजधर्म की कसौटी पर कसना है, क्योंकि सही वही है जो राजधर्म कहता है। राजधर्म के बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जो सत्ता में हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि किसी को भी शारीरिक, प्राकृतिक और भौतिक कष्ट न हो। लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो और मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए अपने धर्म का पालन करें। तो पहले आधे घंटे के लिए राजधर्म में आज का मुद्दा है, बिना आईएएस परीक्षा के अफसर बनने पर आपत्ति क्यों? और यह सवाल इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए विज्ञापन निकालकर बहस की शुरुआत कर दी। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे ब्यूरोक्रेसी में बीजेपी और संघ के लोगों को भरने का आरोप लगा रहा है। हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए केंद्र सरकार की अधिसूचना की बड़ी बातें। उम्मीदवार 15 जून से 30 जुलाई के बीच आवेदन कर सकते हैं। 10 विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए आवेदन की मांग। सरकारी या निजी क्षेत्र के अधिकारी कर सकते हैं आवेदन। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए कम से कम 15 साल का अनुभव जरूरी है और आवेदन के लिए 1 जुलाई 2018 को 40 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। चयन के बाद उम्मीदवार को 3 साल के लिए करार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 5 साल तक यह कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। संयुक्त सचिव स्तर का वेतन 1,44,200 से लेकर के 2,18,000 का वेतन मिलेगा। सरकारी आवास और गाड़ी जैसी सुविधाओं के भी हकदार होंगे चयनित। 3 महीने का नोटिस देकर दोनों पक्षों की ओर से करार खत्म किया जा सकता है। इनकी जिम्मेदारियां क्या कुछ होती हैं, अब यह भी आपको बता देते हैं। संयुक्त सचिव किसी विभाग के विंग का हेड होता है। विभाग के किसी एक विंग का हेड होता है। एक विभाग में कई संयुक्त सचिव हो सकते हैं। रक्षा विभाग में फिलहाल संयुक्त सचिव के 11 पद हैं। संयुक्त सचिव अपने विभाग के सचिव या अतिरिक्त सचिव को रिपोर्ट करता है। किसी विभाग में संयुक्त सचिव के ऊपर अतिरिक्त सचिव और सचिव होता है। आमतौर पर यूपीएससी के जरिए संयुक्त सचिव का चयन होता है। लेकिन यही कहा गया है कि अब 10 पद जो हैं वो यूपीएससी पास आउट किए बिना भी आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस ने हालांकि अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, उसका हमें इंतजार है, लेकिन पार्टी नेता इसे लेकर सवाल उठाने लगे। तो साथ ही विरोध करते हुए आरजेडी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है। ये एक और चेष्टा की जा रही है संस्थाओं से, नियमों से खिलवाड़ करने की। ये इन्होंने क्या कॉन्सेंसस इसमें बनाया, किन किन लोगों से बात की, ये किस तरह के लोग इसमें जा रहे हैं, क्या ये एक पर्टिकुलर एक विचारधारा विशेष के लोगों को इसमें लेने की चेष्टा की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह से आप कोई निर्णय ले लेते हैं और एक विज्ञापन निकाल कर और लागू कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। सरकारें ऐसे नहीं चलती। लेटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में रिक्रूटमेंट के लिए अपने आप में एक बुरा आइडिया नहीं होता, लेकिन इस सरकार की अब तक की कार्यशैली को देख करके शुभा होता है, शंका आती है मन में कि कहीं संघ भाजपा के वैसे स्लीपर सेल जो परीक्षा नहीं पास कर पाए उनको लाने की कोशिश है। आरक्षण के मसले पर क्या होगा, क्या कि पूरा का पूरा एक सामाजिक न्याय को पर भी कुठाराघात करने की कोशिश है। चलिए, अब इस पर हम राजधर्म में बहस की शुरुआत करेंगे और आज जो खास मेहमान राजधर्म का हिस्सा हैं, डॉक्टर पीके अग्रवाल, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएएस। इसके अलावा तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ आरएसएस एक्सपर्ट यहां मौजूद हैं। तो चलिए, सबसे पहले तहसीन पूनावाला मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सही आपत्ति क्या है कांग्रेस की इसमें?
सबसे पहले आपके दर्शकों को बता दूं मैं कि मैं इसके विरोध में कोर्ट जाऊंगा। बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स और जो इस मौजूदा हुकूमत में जॉइंट सेक्रेटरीज और उसके नीचे के पद अधिकारी है जो प्रमोट हो सकते हैं, या सेक्रेटरी लेवल के भी कुछ लोग ने मुझसे संपर्क किया है, सब एक लोकल स्टैंडिंग मिलाकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके विरुद्ध। इसके मैं आपको 2-3 बातें बता दूंगा। सबसे पहले जो आपने बातें बनाई, इसमें डर है कि आरएसएस के लोग या संघ परिवार के लोग इसको इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, लेकिन वो एक डर है, वो माइनर है। दूसरा है, अगर कॉर्पोरेट आप ये सर्विसेज का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में अप्लाई करता हूँ, मैं फाइनेंस जॉइंट सेक्रेटरी बनता हूँ, लेकिन मैं किसी बैंक से, निजी बैंक से, निजी इंश्योरेंस सेक्टर से मैं वो सारे कदम उठाऊंगा जिससे जो चेक्स एंड बैलेंसेज है मुझे पता चल जाएगा, मैं सारे लूप होल्स मैं जान लूँगा। सारे लूप होल्स जानने के बाद मैं ऐसे नियम बना सकूँगा, ऐसे नियम बनाने में मैं सरकार को प्रभावित कर दूंगा जिससे 2008 के क्राइसिस आए, आखिर वो लाने वाला निजी बैंक था। और आखिर में रिटायरमेंट के बाद 3 साल मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो गए या 4 साल खत्म हो गए, उसके बाद मैं फिर से निजी सर्विसेज में जाऊँगा, तो मेरी लॉयल्टी निजी सर्विसेज के साथ होगी। वहाँ पर मैं बॉस बनकर बैठूंगा, लूप होल्स मुझे मालूम हो गए, मेरे वहाँ पर पहचान होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये इलीगल है। ये इलीगल इसलिए भी, और कोर्ट इसलिए भी इसे स्ट्राइक डाउन करेगी क्योंकि यूपीएससी जो अपॉइंट है, यूपीएससी के लोग जो पास आउट होते अपॉइंट होते, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है यूपीएससी के रिकमेंडेशंस के लिए। इसमें कोई भी फेरबदल करना, पार्लियामेंट, राज्यसभा का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये संवैधानिक है। आपने राज्यसभा को बाईपास कर दिया ये आप नियम निकालते हुए, तो इसके तहत मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगी। ठीक है, तहसीन पूनावाला, क्या ये जानते हुए भी कि ये प्रस्ताव यूपीए सरकार ने 2005 में लाई थी, ये जानते हुए भी आप इस पर आपत्ति जता रहे हैं? 100%। और देखिए, जब यूपीए सरकार ने लाई थी और इसके जो अलग अलग कमीशन ने इसे रेकमेंड किए, किसी भी कमीशन ने ये नहीं किया आप राज्यसभा को इसको बाईपास कीजिए और जो यूपीएससी है उसे बाईपास कीजिए। यूपीएससी का जिस तरह से चेयरमैन बदला गया, रिटायर्ड व्यक्ति को लाया गया, ये जो सारे प्रक्रिया हो रही, मुझे डर है संघ परिवार और कॉर्पोरेट परिवार इसमें दखल दे रहा है। चलिए, संघ परिवार से हमारे साथ संगीत रागी जी हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, कितनी जायज आपत्ति आप इसको मानते हैं कांग्रेस की, या फिर आरजेडी ने भी साफ तौर पर कहा कि संघ के लोगों को उन खास पदों पर बिठाने की तैयारी सरकार कर रही है? देखिए, ये पूरा जो डिबेट है और इसकी जो मुखालफत है, वो पूरी तरह से ओछी राजनीति का पूरा परिचायक है। मेरे को ना मैं बता दें, विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये तो बड़ा, ये तो डायलॉग जैसा हो गया है कि ओछी राजनीति। डायलॉग नहीं, मैं आपको पूरी बताऊंगा, पूरे बात बताऊंगा। देखिए, ये टेक्स्ट बुक डिस्कशन है गवर्नेंस के अंदर, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट, और ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो भी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं वे सारे ये पढ़ते हैं कि स्पेशलिस्ट जो है गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। हुआ क्या है कि हम लोगों ने 2 प्रकार के सिस्टम अडॉप्ट किए। एक जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसके अंदर सिविल सर्विसेज हमारे यहाँ काम कर रही है। दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो अमेरिकन सिस्टम है, जिसमें आप टेक्नोक्रेट्स आर एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अब सवाल है कि रास्ता किधर से हम जाएं। अभी तक आईएएस लॉबी जो है वो पूरे के पूरे, यदि आपका डिफेंस सेक्रेटरी बनना हो तो कौन बनेगा? आईएएस बनेगा, बेशक उसको डिफेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं हो। ऐसे ही विभाग, यहां तक कि ऊर्जा मंत्रालय का सेक्रेटरी कौन बनेगा? तो आईएएस बनेगा। एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। ये लॉबी आईपीएस लॉबी तक को भी निचले स्तर का 2M दर्जे का नागरिक समझती है, और बाकी ग्रुप ए सर्विसेज का तो इनके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इनके आपस के बीच के ही बहुत बड़े टकराव और बहुत बड़ा विरोधाभास है। सवाल यह है कि क्या 20-21वीं शताब्दी में आप गवर्नेंस के लिए आप वही सारे पैमाने रखेंगे कि एक जर्नलिस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ग्रेजुएशन से पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके आता है, और आप उसको थोड़ा रेवेन्यू की जानकारी दे दीजिए, आप थोड़ा उसे एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी दे दीजिए, और आप उसको डिफेंस सेक्रेटरी खड़ा सरकार ने आते क्यों नहीं किया? 4 साल बाद क्यों? देखिए, सुनिए, अब ये मत प्रश्न कीजिए कि सरकार ने इसी समय क्यों किया। नहीं, ये प्रश्न है सर। नहीं, ये प्रश्न बेतुका है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कोई भी इनिशिएटिव और रिफॉर्म्स होता है, सरकार उसका पहले आकलन करती है, और ये कहना कि संघ के लोगों को ये कर देगा, ये तो बहुत बड़ा कुठाराघात होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे। कोई भी आदमी, कोई भी एग्जीक्यूटिव यदि ऐसी चीजों को लाता है
तो ये मान करके वो इसलिए लाएगा ताकि वो उसका परफॉर्मेंस हो, और परफॉर्मेंस और ये परमानेंट कभी नहीं है, ध्यान रखिएगा इसकी अकाउंटेबिलिटी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी एडवाइजर के तौर पे बहुत सारे मंत्रालयों में आते हैं, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और ये कहना कि ये बाहर लीक आउट हो जाएगा, अरे आज के जमाने में ऐसी कौन सी चीज है जिसको सारे जानकारी नहीं है? बैंकिंग सिस्टम आपसे बेहतर जानता है। वो कहां एक साल बाद जानकारी हुई आपको कि पीएम की हत्या की साजिश रची जा रही है। चलिए, तहसीन पूनावाला कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने सारे तर्क दिए लेकिन एक भी टेक्निकल सवाल का जवाब नहीं दिया। आर्टिकल सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सर, मैं आपको टेक्निकल सवाल अनुराग जी आप मॉडरेट कीजिए। मैं जब मैं बात करता हूं आप उसके बाद रखिए। आर्टिकल 311 312 के तहत ये इलीगल है, आप यूपीएससी को बाईपास नहीं कर सकते। जो काडर अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है यूपीएससी के रिकमेंडेशन, वो उसने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज, मान लो मैं और एक उदाहरण देता हूं, मान लो हेल्थ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी किसी को बना दिए, कोई आजकल एक जो बाबा की, कर दीजिए प्लीज, एक बाबा की जो आजकल आयुर्वेदिक कंपनी बहुत चल रही है, उसके किसी व्यक्ति को आपने डाल दिया, उसने फेरबदल कर दिया हेल्थ सर्विसेज में। आप कह रहे हो जो बाबू एक्चुअली पढ़ा हुआ है, जो एक्सपीरियंस है, उसे नहीं आता है। अभी स्पेकुलेशन है, मुझे लगता है कि हमारे साथ बल्कि अग्रवाल जी हैं, उनसे बेहतर इसका आकलन कोई नहीं कर सकेगा। लास्ट टाइम में खत्म करूं, फिर अग्रवाल सर बोले प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज द ईटिंग। मैं सिर्फ दो चीज चाहता हूं, आपको ये चेंज लाना है, बिल्कुल लाइए, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनली लाए। और दूसरी बात, आप ऐसे कुछ नियम बनाएं जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी पहले निकलते आए, और दूसरी चीज, रिटायरमेंट के बाद आप निजी जॉब नहीं ले सकते 3-4 साल के बाद। ये दो चीज आप क्यों नहीं ला रहे? ठीक, बस अग्रवाल जी, मैं आऊंगा संगीत जी आपके पास। नहीं, फिर ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी। सुन लीजिए, राज्यसभा को अधिकार है अखिल भारतीय सर्विसेज को क्रिएट करने का। ठीक है, मैं विस्तार में जाऊंगा। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में अग्रवाल सर, वो इससे अलग ये मामला है। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की बहाली के लिए नहीं होता है। अग्रवाल सर, आप क्या आकलन करते हैं इस फैसले को, आप किस तरीके से देखते हैं? आरएसएस वालों को बोलिए प्लीज। मुझे मालूम है इस चीज को। आरएसएस को तो मैं अपने जो आरएसएस बंधु हैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि आईएएस है जो पूरा सब सर्विसेज को कंट्रोल करता है। आईएएस ने देश के लिए बहुत कुछ किया, और देश जिस परिस्थिति में है, एक किसी पर्टिकुलर दल ने इस परिस्थिति में देश को नहीं लाया। आईएएस का ऐसा बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, मैं ये सहमत हूँ उनसे कि इसमें इतना संवैधानिक अड़चन हो सकता ना आए, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस के तहत काम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सीसीएस। बिल्कुल। तो ऐसा अगर कोई इनोवेशन सरकार लाना चाहती है, नवीनीकरण, तो ला सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका जो प्रोसीजर होना चाहिए रिक्रूटमेंट का, वो बड़ा फुल प्रूफ होना चाहिए। उसमें जो मेंबर, जो कमेटी इंटरव्यू के हों, वो यूपीएससी के पैटर्न पे हों। ऐसा ना हो कि हैंड पिक्ड आदमियों को आपने इंटरव्यू बोर्ड में रख दिया, या कैबिनेट सेक्रेटरी को आपने चेयरमैन बना दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी देश के बहुत बड़े स्तंभ हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद उनकी पोस्टिंग पे निगाहें रहती है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं यूपीएससी को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट भी हो गया, इसके बाद भी यूपीएससी को इन्वॉल्व। हाँ, सेकेंडली जो जिन लोगों को हम लेते हैं उसमें कोई 3 साल के लिए ले रहे हैं, या मैक्सिमम 5 साल के लिए ले रहे हैं। 5 साल तो प्रदर्शन के ऊपर निर्भर। तो इसमें कोई इतनी अड़चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश विकसित हुआ है, वो बड़े एक्सपेरिमेंट, बड़े प्रयोग हुए हैं। नवीनीकरण आना चाहिए, यानी पुराने उसमें अटके रहें। क्योंकि आज भी जो नौकरशाही का परफॉर्मेंस है, उससे जनता बहुत खुश नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव नहीं है इतनी नौकरशाही। तो नौकरशाही को भी एक छोटा सा धक्का लगना चाहिए, क्योंकि हम उनकी जो सर्विस कंडीशन है, आर्टिकल 310 और 11 है, इतना स्टील फ्रेम है। तो कुल मिलाकर के मामला पारदर्शिता का है कि इस सिलेक्शन में पारदर्शिता सरकार कैसे बरतेगी। राजधर्म में आज चर्चा का ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहले से पूछिएगा तो हम लोग तो आरक्षण के पक्षधर हैं, हम लोग तो इसके पक्षधर हैं कि कोई भी आए तो उसमें आरक्षण का पालन होना चाहिए। लेकिन कोई कमेंट करने के पहले पूरी योजना को जान ले, तभी तो कोई कमेंट करें। इसलिए हम लोगों के ये जो न्यूज़पेपर में छपा है उतनी ही भर खबर है, लेकिन एक्चुअल क्या स्कीम है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। वो जानकारी मिल जाएगी, देख लेंगे, तभी कोई अपना विचार करेगा। ब्रेक पर जाने से पहले पारदर्शिता पर सवाल उठाता संगीत रागी जी नीतीश कुमार भी वही कह रहे हैं कि जितनी खबर अखबार में छपी है केवल उतनी ही सबको जानकारी है, पर यह एप्लीकेबल कैसे होगा, इसमें किस तरीके की पारदर्शिता होगी, लोगों को जिनको आप लाएंगे 10 पदों पर उनको कैसी योग्यता के आधार पर परखा जाएगा, उनके ऊपर क्या मॉनिटरिंग होगी, ये अभी सब हवा में है। अनुराग जी,
देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यदि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम में किसी को आप एक्सपर्ट्स को लाते हैं या टेक्नोक्रेट्स को लाते हैं, गवर्नेंस आज के दिन में बहुत आगे चला गया है। 21वीं सदी का गवर्नेंस में आज के दिन में मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी को हैंडल करने नहीं आता है आज के दिन में भी। और गवर्नेंस अपने आप में अग्रवाल एक साहब, इस पर technical आपसे aspect- कमेंट लूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल देंगे, वो बिल्कुल देंगे, बिल्कुल उनको देना बनता भी है। लेकिन ये कह देना कि परफॉर्मेंस बेसिस नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। और दूसरी बात, आरएसएस का व्यक्ति जाकर के क्या कर लेगा वहां पे? उससे बढ़िया है आरएसएस का व्यक्ति तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होता कि वो मिनिस्ट्री में एडवाइजर बन आरएसएस जाए वालों और का कोई टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन नहीं है। ये आरएसएस फोबिया, आरएसएस फोबिया, मतलब सब चीजों में आप मतलब आप नहीं मानते आरएसएस वाले इस लायक हैं कि उन्हें इधर नहीं, नहीं, दस में मैं से ये किसी नहीं एक कह रहा, पद पर मैं लाया ये है। नहीं कह रहा। वो आपने अभी कहा कि आरएसएस वाला वहां जाके क्या करेगा? बिल्कुल नहीं, सही नहीं, कहा। मैं इनका ये था कि वही शायद क्वालिफिकेशन हो। ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते। देखिए, मैं मान लिया नहीं, जाए वैसे मोदी जी का स्किल डेवलपमेंट फेल हो गया क्या, जो उनको स्किल्ड लोगों को अब ऐसे लाना पड़ रहा है? देखिए, ये आपने या ये स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आएगा? नहीं 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 आप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्किल डेवलपमेंट आप मास लेवल पर आप करते हैं, जिसके बारे में सुन लीजिए, बड़े से बड़े विकसित देश हैं जहां पर 2500 के आसपास स्किल डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं। हमारे देश में हमने क्या किया है, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम हमने क्या कर दिया है, पूरे देश में हमने एजुकेशन सिस्टम तहसीन, को इससे कबाड़ा पहले कर भी एक दिया। लंबी फहरिस्त है। मनमोहन सिंह कहां से आए थे? एक लंबी फहरिस्त है, वहां से शुरू होती है। तो नहीं, बिल्कुल सही। एक आध किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेना और सारे सिस्टम को चेंज करना, जो 10 व्यक्ति को आप ले रहे हो आगे सिस्टम में फेरबदल होगा। मैं आपसे 2 चीज़ पूछना चाहूँगा। रिजर्वेशन का क्या होता है? जो हमारे दलित, ओबीसी, एससी, एसटी भाई है, क्या उनके पास वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी? इसलिए जो आप कह रहे हो कि शायद कोर्ट में ये स्टैंड नहीं करेगा, ये आर्टिकल 14 के तहत कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होगा। मैं जब पूरी इस पे भरोसा है। दूसरी चीज़, आप जो कह रहे हो कि सर कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंस का पैमाना क्या होगा? जैसे अग्रवाल साहब ने एग्जाम देखकर वे कॉम्पिटेंट आदमी बने, लॉ की आपने एग्जाम दी, आपका एक डिग्री था, वो डिग्री वो उन्होंने क्या कहा कि यूपीएससी की निगरानी में होना चाहिए, हाँ, पारदर्शिता तो होनी यहाँ पर चाहिए, एक ऐसी उसने- मॉनिटरिंग हाँ, बॉडी बिल्कुल, होनी चाहिए। वहां पर उन्होंने डाला नहीं। तीसरी चीज जो नीतीश कुमार जी ने कहा, जो मैंने पहले स्टेटमेंट किया, आप रिटायरमेंट के बाद 3 साल का आप मॉनिटरिंग डाल दीजिए कि वो नहीं जा सकते। मुझे लगता है आपने- तहसीन, इस मामले में भी बहुत कुछ सामने आना बाकी हाँ, है। तो आपने बस जुमले ठीक की है। तरह एक अनाउंसमेंट कर दिया। लास्ट चीज जो ठीक मैं है। एक मजाक में बात ठीक है, कर रहा हूं। राजधर्म के पहले हिस्से का वक्त खत्म हुआ। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।